हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है अकाउंटेंसी से रिलेटेड, क्योंकि अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है 31 मार्च को। तो यहाँ पर मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कवर करने वाले कुछ चैप्टर्स और साथ ही साथ उनकी थ्योरी से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकते हैं थ्योरी बेस्ड, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी की बात करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आप सब कर चुके होंगे। चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी हैं चीज़ें, तो उनको अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। बट फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्योरी की। तो जो पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर आप फंडामेंटल्स भी कह सकते हैं, बहुत सारे बुक में फंडामेंटल्स के नाम से है। एंड द थिंग इज़ दैट कि भाई अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, एंड बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस चीज़ की कि भाई पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की, तो पहली चीज़ तो आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि भाई डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 4 में डिफाइन हुई है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, सेक्शन 4 उसको डिफाइन करता है। और पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ ली होगी कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपको उसका मीनिंग भी पता होगा कि कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब ये होता है कि वो बिजनेस जो सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, या फिर हो सकता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पर्सन भी हो सकता है जो सबके लिए काम कर रहा हो। तो ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, मिनिमम 2। एंड जब मैक्सिमम की बात आती है तो भाई यहाँ पर आप बहुत सारे वे में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं 50, कुछ लोग कहते हैं 100, कुछ लोग कहते हैं समथिंग एल्स। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। अब यहाँ से रीजन असर्शन बड़े आराम से जो है वो बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद द अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। तो ये रीजन असर्शन में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअली तो जो लोग हैं पार्टनरशिप बिजनेस में वो पार्टनर्स कहलाते हैं, लेकिन कलेक्टिवली उनको फर्म बोला जाता है। ठीक है, एंड द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म्स नेम। और बिजनेस जिस नेम से कैरी ऑन हो रहा है उसे फर्म्स नेम बोला जाता है। अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ध्यान रहे कि पार्टनरशिप जो फर्म है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। जो पार्टनर्स उसको फॉर्म कर रहे हैं वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हीं के बेसिस पे उसको जाना जाता है। फर्म की कोई अपनी अलग से पहचान नहीं है। जैसा कि कंपनीज़ में आपने पढ़ा होगा, जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आप कह सकते हैं कि उसकी अपनी खुद की प्रेजेंस होती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब अगर बात करी जाए इसकी कुछ फीचर्स की, एसेंशियल या बेसिक फीचर्स जो है उनकी, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, तो ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप टाइप का बिजनेस है वहाँ पर आपको मिनिमम 2 चाहिए, बट मैक्सिमम जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है। तो आपको ध्यान रखना है वो ये कि बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464, जो 464 सेक्शन है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, यानी पावर देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो 100 होंगे, यानी कि इट शुड नॉट बी मोर देन 100, यानी 100 तक हो सकता है। बट फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रिस्क्राइब करी है मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है तो वो 50 है फिलहाल। हो सकती है दैट इज़ 100, यानी नॉट मोर देन 100। और ये सेक्शन 464 जो है पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एग्रीमेंट की बात करी जाए तो अगेन द थिंग इज़ दैट कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो फॉर्म होता है एग्रीमेंट के बेसिस पे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, तो इट बिकम्स पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, एंड यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जो एग्रीमेंट इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न। वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ओरल जो एग्रीमेंट होता है उसको अवॉइड किया जाता है। बिकॉज ओरल के केस में क्या होगा भाई, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो आप प्रूव कैसे करोगे। देखो यहाँ लिखा भी है कि एन ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट इट इज़ प्रिफर्ड दैट द पार्टनर्स हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। क्योंकि मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं, वाई के साथ बिजनेस एंटर करते हैं और वाई को कुछ प्रोमिस कर देते हैं, और ये सब ओरल चल रहा था, एंड लास्ट में होता है कि एक्स अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं और अपनी बात से हट जाते हैं, तो वाई कैसे प्रूव करेगा। ठीक है, देन बात आती है अगले पॉइंट की, बिजनेस। तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ है कि बिजनेस क्या है, एग्रीमेंट शुड बी कैरीड ऑन सम बिजनेस। आप अगर एग्रीमेंट बना रहे हैं तो किसी बिजनेस के बेसिस पे होना चाहिए, यानी कोई बिजनेस होना चाहिए, ना कि कुछ और। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि
अगर आप को ओनरशिप ले रहे हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो इससे पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल भी दिया है कि रोहित एंड सचिन ने जॉइंटली एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया, तो अगर वो जॉइंट ओनर है प्रॉपर्टी के तो वो पार्टनर नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है दैट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ओनली। अब जो अगला पॉइंट है दैट इज़ म्यूचुअल एजेंसी। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि बिजनेस जो होता है पार्टनरशिप फर्म में, वो या तो एक पार्टनर चलाएगा, मतलब चला रहा होता है सबके बिहाफ पे, या फिर सारे लोग मिलके चला रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा भी था कि ऑल या फिर एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल और एजेंट वाली रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है। हर एक पार्टनर जो है बिज़नेस का, वो बिज़नेस को कैरी ऑन करता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल भी है और साथ ही साथ वो एजेंट भी है एक दूसरे का। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑफ द फर्म। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर बिजनेस डील्स हो रही हैं और कोई पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करता है, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो भी क्या होंगे, उससे बाइंड हो जाएंगे। दे विल हैव टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, उनको भी वो फुलफिल करना पड़ेगा प्रॉमिस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात करी जाए तो पार्टनरशिप जो होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि वहाँ पर जो एग्रीमेंट होता है वो रिलेटेड होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट से, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, यानी कि दोनों चीज़ें। दो पार्टनरशिप डेफिनेशन कंटेन्स and describes partnership as a relation between people who have agreed to share the profits of the business. The sharing of loss is implied. तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड का मीनिंग क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो इनडायरेक्टली हो रही है या फिर आप ये कह सकते हैं बिना कहे भी हो रही है। तो यहाँ पे जो लॉस होता है उसके साथ सेम चीज़ होती है। आपने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड शायद ही सुना होगा कभी। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है कि व्हेन समथिंग बाइंड्स यू, कि ये चीज़ होगी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे तो ये चीज़ होनी होगी। तो यहाँ पर यही है कि भाई लॉस को शेयर करने की बात तो नहीं लिखी होती, डेफिनेशन भी प्रॉफिट की बात करता है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो लॉस है वो भी क्या करता है वहाँ पे इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, यानी कि अगर लॉस होगा तो लॉस भी बटेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आपसे रीजन असर्शन के थ्रू भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो आपको ये लाइन्स ध्यान रखनी है, और ध्यान ये रहे कि बहुत हद तक जो पेपर्स हैं वो अभी तक फ़िलहाल NCERT बेस्ड हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको इसमें से भी बहुत कुछ देखने को मिल जाए। इसलिए चैप्टर्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो NCERT के थ्रू आप ज़रूर करें। अब अगर हम लाइबिलिटी की बात करें पार्टनर की, तो पार्टनर्स जो होते हैं जॉइंटली भी लाइबल होते हैं थर्ड पार्टी को, और साथ साथ इंडिविजुअली भी लाइबल होते हैं। और यहाँ पर एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, यानी कि इन केस अगर फर्म को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो गई एंड फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, या आप कह सकते हैं डिसॉल्व हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है फॉर पेइंग ऑन दी डेट्स। वेल, पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड के बारे में आप सभी को पता होगा। पार्टनरशिप डीड ही बेसिस होता है, वो एग्रीमेंट होता है जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप फॉर्म हुई है। एंड पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई नहीं करता, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। तो एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है रिटर्न हो, ओरल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा प्रेफर किया जाता है कि वो रिटर्न हो, क्योंकि अगर रिटर्न होगा तभी क्योस से आप बच पाएंगे। बट वेन एवर इट इज़ इन रिटर्न द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो जब ये रिटर्न में होगा तभी पार्टनरशिप डीड वो कहलाएगी। मतलब एग्रीमेंट को अगर आप रिटर्न में रख रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब इसमें सारी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कि आप देख सकते हैं नेम, एड्रेस, बिजनेस का पर्पस क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा फर्म का, डेट क्या है स्टार्टिंग की, रूल्स क्या होंगे, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन, ड्राइंग, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ट्रू फॉल्स बन सकता है, रीजन असर्शन बन सकते हैं, आपसे कुछ कंडीशंस देके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, या पिक द ऑड वन आउट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें ये चीज़ें आती हैं। अब अगर इस पॉइंट की बात करी जाए तो दैट इज़ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये भी आपको पता होगा कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने कैपिटल कुछ भी कंट्रीब्यूट करी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करी जाए तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं करती। सिमिलर वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा पार्टनर से अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उस पार्टनर को मिलेगा जिसने फर्म को लोन दिया है, वो भी 6% पर एनम के रेट पे, अगर वहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है और क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली रेट जो है 6% पर एनम होगा। अगर बात करें जाए रेम्यूनरेशंस की या सैलरी की, पार्टनर की कमीशन या कुछ भी, तो वो किसी भी हाल में नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है कुछ और चीज़ें भी स्पेसिफाई करता है बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे।
तो एक पॉइंट है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई भी प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, तो अगर आपने बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज़ करी और उससे कुछ भी प्रॉफिट अर्न कर लिया तो आप लाइबल हैं फर्म को पे करने के लिए, आपको प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप पार्टनर हैं और आप ऐसा बिजनेस कैरी कर रहे हैं जो कि सेम नेचर का है एंड कंपीटिंग है, यानी आपकी फर्म के साथ ही compete कर रहा है, तो ऐसे में अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया तो भाई वो भी आपको देना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। देन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोल प्रोपराइटर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा अमंग्स द पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये ऑब्वियसली पास एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपने शायद प्रिपेयर कर भी लिया होगा, चैनल पे भी ऑलरेडी वीडियोस हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन लास्ट में। तो ये चैप्टर्स का एक्चुअली नाम है और आपको पता ही है कि ये कॉन्सेप्ट्स थे जो आपने पढ़े होंगे फॉर श्योर पार्ट ए में से, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कैपिटल अकाउंट्स की अगर बात करी जाए तो हमें पता है कि भाई कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं दो मेथड से बनते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो जो फिक्स कैपिटल होता है इसके साथ आपको पता है क्या बनता है, करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो आपको पता है डायरेक्टली वो बनेगा। फिक्स कैपिटल के केस में क्या होता है, कैपिटल सेम रहती है अनटिल अनलेस कुछ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो। तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है इसका, ये आपको पता ही होगा तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ इसके डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अगेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि क्या इसके डिफरेंसेस हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में ऑल अलोन वो खुद ही होता है क्योंकि उसी में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर आइटम की बात करी जाए रिलेटेड टू डीड तो ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है करंट अकाउंट में, यानी करंट अकाउंट में दिखाई जाती है, कैपिटल अकाउंट में नहीं। जबकि फ्लक्चुएटिंग की अगर बात करी जाए तो सारी चीज़ें उसमें खुद रिकॉर्ड करी जाती हैं। फिक्स बैलेंसेस की बात करी जाए तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होता है वो अनचेंज रहता है फिक्स के केस में, अनटिल एंड अनलेस या तो आपने विड्रॉ कर लिया हो कैपिटल या फिर आपने कुछ नया एडिशन किया हो। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की अगर बात करी जाए तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हर ईयर चेंज होती है क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स पार्टनर अर्न करेंगे वो ऐड होगा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर लॉसेज होंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। उसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स या पर्क्स उनको मिल रहे हैं उससे कैपिटल बढ़ेगी, और अगर कुछ अमाउंट डिडक्ट हो रही है, माइनस हो रही है, लॉसेज हो रहे हैं तो अगेन कैपिटल फिर कम होगी। तो यानी बैलेंसेस हर बार चेंज होते हैं। अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे फिक्स के केस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल जो है वो कई बार नेगेटिव जा सकती है, इसलिए डेबिट बैलेंस भी यहाँ पर हो सकता है। अब अगर बात करें जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तो अगेन यहाँ से एक लाइन बनती है भाई जिसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि प्रॉफिट कैसे अप्रोप्रिएट होंगे या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन पार्टनर्स। तो यहाँ से भी अगेन रीजन सेशन बन सकता है बहुत बढ़िया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जितने भी एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारे के सारे जो होते हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू ही होते हैं। ये नेट प्रॉफिट के थ्रू स्टार्ट होगा या नेट लॉस के थ्रू स्टार्ट होगा एज पर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन अगेन जर्नल एंट्रीज़ की सारी जो यहाँ पे पास होंगी। तो ये जर्नल एंट्रीज़ भी आई होप कि आप लोगों ने पढ़ ली होगी, प्रिपेयर कर ली होगी, तो मैं ज़्यादा फिलहाल इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। बट हाँ अगर नहीं पढ़ी है तो ये चीज़ आप पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो पार्टनर्स को दी जाती है तभी जब एक्सप्रेसली इट इज़ अग्रीड अमंग्स द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड ने अगर स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होता है। मान लेते हैं कि भाई मैंने कैपिटल दे दी 3 लाख रुपीज़ और मेरा एक फ्रेंड है उसने कैपिटल दे दी 2 लाख रुपीज़, तो हमने क्या किया, अनइक्वल अमाउंट जो है वो दी है। लेकिन मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो सेम है। जैसे कि मान लिया हमने कि हम 1:1 में चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो कल की डेट में क्योस डेवलप हो सकता है मेरे माइंड में चीज़ आ जाए कि भाई कैपिटल तो मैंने ज़्यादा दी है, प्रॉफिट तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऐसे डिस्प्यूट से बचने के लिए ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। मान लेते हैं दोनों ने 2 लाख रुपीज़ दे दिए, यानी मैंने भी 2 लाख कंट्रीब्यूट कर दिए, मेरे फ्रेंड ने भी 2 लाख कंट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन अब बिज़नेस सारा का सारा मैं देख रहा था तो रेशियो जो था वो 2:1 हो गया। तो ऐसे में अगेन जो मेरा फ्रेंड है उसके माइंड में चीज़ आ सकती है कि भाई यहाँ पर इसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है जबकि हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम रखा है। तो यही रीज़न है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है एज अ एडिशनल, आप कह सकते हैं कि बेनिफिट या फिर अलाउंस, जिसके थ्रू वो अमाउंट जो है वो अर्न कर सके, उसको भी वो प्रॉफिट हो, और जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है उसको फिर ये फील ना हो कि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी लेकिन मुझे उस पर रिटर्न नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है इट इज़ कैलकुलेटेड विद ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशन और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो आई होप कि आपने शायद ये क्वेश्चन इस टाइप के करे होंगे। तो इसका सिंपल सा जो बेस है वो यही है कि अगर मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को जो पर्सन है उसने 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे, तो 2 लाख रुपीज़ हो गए यहाँ पे उसके। और मान लेते हैं 30 जून को वो क्या कर रहा है, इसमें से 1 लाख रुपीज़ विदड्रॉ कर ले रहा है, और तो अब जो है नई अमाउंट कैपिटल की वो क्या है 1 लाख। तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इसी बेसिस पे मिलेगा, जैसे अप्रैल से लेकर जून 30 तक उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2 लाख पे मिलेगा, एंड इसके बाद जो है वो किस पे मिलेगा 1 लाख रुपीज़ पे मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है वो काफ़ी ब्रॉडर है, काफ़ी बड़ा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी जितने मेथड्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू भी एक्सेस करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो पॉइंट है वो आप ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज पास एडजस्टमेंट इसमें से आता है क्वेश्चन, और उसके लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। वो इतना टफ नहीं है, बट हाँ अगर इन पॉइंट्स को आप कर लेते हैं तो ईजी रहेगा आपके लिए वो चीज़ सॉल्व करना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ज़रूर पढ़िएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तब क्या होगा, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तब क्या होगा, मिडिल है तब क्या होगा। एंड अगेन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, गारंटी का मतलब सिंपल सा यही है कि भाई किसी पार्टनर ने किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे दिया, फर्म को गारंटी दे दिया, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दे दी कि इतना प्रॉफिट मिनिमम आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि मधुलिका है, रक्षिता है, जो कि पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कनिष्का को एंटर करने का पार्टनरशिप में, और उसको एक गारंटी दे दी कि 25,000 रुपीज़ उसको मिलेंगे, यानी हर बार 25,000 मिलेंगे। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फर्म को जो प्रॉफिट होता है 1,20,000 का हुआ, रेशियो इनके बीच में जो था वो था 2:3:1। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मतलब अब ये रेशियो के बेसिस पे जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 40,000, ठीक है, एंड 60,000 एंड 20,000। अब कनिष्का को तो आपने गारंटी दी थी 25,000 की, सो जो 5,000 का डिफरेंस है ये क्या डेफिशिएंसी है, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, जो मधुलिका एंड रक्षिता है जिन्होंने गारंटी दी थी उसको कनिष्का को, उनको ये 5,000 बेयर यहाँ पे करने पड़ेंगे, यानी कि वो अपने में से डिडक्ट करके उसको देंगे, अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको देंगे। तो शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किया होगा, जैसे यहाँ पे दिया भी है, देखिए 5,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 2:3 में क्यों किया, क्योंकि देखिए इनका रेशियो जो था दोनों का क्या है वो 2:3 है, तो 2:3 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड उनके शेयर से फिर डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके शेयर से डिडक्ट किया तो 38,000 मिलेंगे मधुलिका को, रक्षिता को 57 मिलेंगे कि 60,000 माइनस 3। तो दिस इज़ हाउ गारंटी ऑफ प्रॉफिट वर्क्स। इसके अलावा इस चैप्टर में अगर बात करी जाए थ्योरी की, तो एज सच कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। पास एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो पास एडजस्टमेंट से कोई भी थ्योरी वाला पॉइंट नहीं आता, लेकिन हाँ पास एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई सेड कि पास एडजस्टमेंट के वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं और देख कर अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो ये था वीडियो फंडामेंटल्स पे थ्योरी से रिलेटेड, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड के किस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप प्रीवियस के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, तो उनके बेसिस पे आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे आइडिया मिलेगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि लास्ट मिनट में वो भी प्रिपेयर कर पाएँ अच्छे से। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं, चाहे वो टेक रिलेटेड हो, चाहे वो देश दुनिया से रिलेटेड हो। सो चैनल के साथ जुड़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।